वेलकम स्टूडेंट। हम बी मेलिनोवस्की के फंक्शनलिज्म के बारे बाद में अब हम A.R. रेडक्लिफ ब्राउन A.R. रेडक्लिफ ब्राउन के फंक्शनलिज्म के बारे में बात करते हैं। ब्राउन ने मेलिनोवस्की की तरह सांस्कृतिक तत्व के कार्यों पर अत्यधिक महत्व दिया। मेलिनोवस्की की तरह ही उन्होंने सांस्कृतिक तत्वों के इन कार्यों द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व या हम ये कहें उसके अस्तित्व पर अधिक जोर न देकर समाज के अस्तित्व पर अधिक जोर दिया। उनके अनुसार सांस्कृतिक तत्वों का जो कार्य करते रहते हैं उनसे अंतिम रूप में समाज का ही अस्तित्व रहता है या बना रहता है। उनके अनुसार जो भी कल्चरल ट्रेट्स होते हैं, तत्व जो होते हैं, ट्रेट्स, दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर द सोसाइटी और इसी से ही समाज का अस्तित्व बना रहता है। उन्होंने सांस्कृतिक संगठन की सावयवी संगठन ऑर्गेनिक इंटीग्रेशन से तुलना करी। कल्चरल इंटीग्रेशन की किससे तुलना करी? ऑर्गेनिक इंटीग्रेशन से। इंटीग्रेशन मतलब संगठन से, ऑर्गेनिक मतलब सावयवी, है ना। उन्होंने कहा कि जैसे एक सावयव मतलब एक ऑर्गेनिज्म अपने डिफरेंट सेल कोष्ठों पर की एक संगठित व जटिल व्यवस्था होती है। जैसे आपने देखा हो, सपोज एक ह्यूमन बॉडी है ना, उसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं और सेल्स का एक कॉन्फ़िगरेशन है। वैसे ही एक समाज है। ये समाज में जो तत्व है, इसमें छोटे से छोटा कण क्या हुआ? सेल। इसमें छोटे से छोटा कण क्या हुआ? तत्व, सांस्कृतिक तत्व, कल्चरल ट्रेट्स की एक कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है एक जटिल व्यवस्था, है ना, ऐसे। तो ऐसे ही जो है ये समाज जो है वह संस्कृति की एक जटिल सेल्स तत्व की जो एक व्यवस्था है। जैसे इन अंगों में से प्रत्येक अंग की संपूर्ण सावयवी व्यवस्था सिस्टम में से कुछ विशेष कार्य होते हैं। कोई यह नहीं कह सकता है कि इनमें से कोई अंग किस प्रकार का कार्य नहीं करता है। प्रत्येक का अंग का कार्य बटा हुआ है। जैसे आपने देखा होगा, हमारी ये ह्यूमन बॉडी है। ह्यूमन बॉडी में कितने सारे ऑर्गन हैं? जैसे आपने देखा होगा, हमारे यहाँ पाचन तंत्र, जिसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम, फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये विभिन्न डिफरेंट सिस्टम्स है ना। ये सिस्टम काम करते हैं बॉडी को चलाने के लिए, और ये हर एक सिस्टम के अपने अपने सेल्स होते हैं, छोटे छोटे। ये सारे सिस्टम हैं, इन सिस्टम में भी छोटे छोटे सेल्स होते हैं। तो ऐसे ही हमारा समाज जो है, ये सोसाइटी जो है ना, ये सोसाइटी में जो डिफरेंट सिस्टम है, और ये सिस्टम अलग अलग सेल से बने हुए होते हैं, है ना। और ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं, ताकि पूरा एक व्यवस्था, एक सिस्टम चल सके। तो वैसे ही उस प्रकार से जो है समाज चल सके।
जैसा कि अनेक कोष्ठों की एक संगठित अजटिल व्यवस्था होती है और इन कोष्ठों में से ही सावयवी या शरीर के विभिन्न अंग बनते हैं। इन अंग में से प्रत्येक अंग की संपूर्ण सावयवी ऑर्गेनिक सिस्टम में एक या कुछ विशेष कार्य होते हैं। कोई भी यह नहीं कह सकता है कि इनमें से कोई भी अंग किसी भी प्रकार का कार्य नहीं करता है। प्रत्येक का कार्य अपना अपना कार्य बटा हुआ होता है, फिर भी ये एक दूसरे के परे नहीं है। प्रत्येक अंग अपने अपने कार्यों को उचित ढंग से करने के लिए दूसरे अंगों पर संबंधित या आश्रित होते हैं। इस प्रकार कार्यों के आधार पर शरीर के विभिन्न अंगों में अंतर संबंध, आत्मनिर्भरता, जिसके फलस्वरूप शरीर या सावयव एक प्रकार का संगठन पाया जाता है। जब तक सावयव जीवित है तब तक यह संगठन भी अनिवार्य है। एक बात याद रखें कि संपूर्ण सावयव या कोष्ठ इन कार्यों के बिना वास्तव में अर्थहीन है। जो बात सावयव या इसके विभिन्न कोष्ठों के संबंध में सच है, वही बात संस्कृति और उसके तत्वों और उनमें पाए जाने वाले संगठन के बारे में भी सच है। प्रकार्यवादी जो लेखक हैं या जो मानने वाले हैं प्रकार्यवादी सिद्धांत को, वो ये कहते हैं कि प्रत्येक संस्कृति के कार्य पर अधिक बल देने की धुन में इतना मस्त हो जाते हैं कि इनकी कृतियां में संस्कृति के अन्य पक्ष की अवहेलना हुई है। इस कारण इस सिद्धांत में पर्याप्त सत्यता होते हुए भी वह संस्कृति की प्रकृति और विशेषताओं का केवल एक आंशिक विश्लेषण कर पाता है। थोड़ा सा हम आपको यहाँ पर जो है वह कॉन्फ़िगरेशन अप्रोच, रूपणात्मक सिद्धांत या दृष्टिकोण, जिसको हम कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, रैल्फ लिंटन जो है एक समाजशास्त्री और विद्वान है, उनका मानना है कि संस्कृति जो है वह सीखे हुए व्यवहार का एक कॉन्फ़िगरेशन है, स्वरूपण है, और इन व्यवहारों का फल है कि जिनमें तत्व एक विशेष समुदाय के सदस्यों में पाए जाते हैं तथा उनके द्वारा प्रसारित किए जाते हैं। संस्कृति की ये तत्व आपस में इस प्रकार संगठित हो जाते हैं कि ये सब तत्व एक साथ मिलकर समाज की संस्कृति का विशिष्ट रूप या स्वरूप प्रदान करते हैं। इसलिए प्रत्येक समाज में सीखे हुए व्यवहारों की एक परंपरा होती है और यह परंपरा प्रत्येक समाज में अलग अलग होती है। यही कारण है कि प्रत्येक समाज की संस्कृति को अपनी कुछ विशिष्ट विशेषताएं प्राप्त होती है और इन्हीं विशेषताओं के आधार पर एक समाज की संस्कृति दूसरे समाज की संस्कृति से अलग होती है। तो कल्चरल पैटर्न, जिसको हमने, जब मैंने आपको ट्रेड पैटर्न, कॉम्प्लेक्स और होल जब समझाया था तो बताया था कि कैसे सांस्कृतिक प्रतिमान की अवधारणा को विकसित करते हुए और इस अवधारणा की लोकप्रियता बेनेडिक्ट की कृतियों के कारण हुई है। उनका ये मानना है कि संस्कृति में संगठन, इंटीग्रेशन, इसकी अंतर्वस्तु, कंटेंट के विभिन्न खंडों का एक स्थायी या अर्धस्थायी, सेमी परमानेंट या परमानेंट एक डिज़ाइन में व्यवस्थित हो जाने से उत्पन्न होता है। उनका मानना है कि प्रत्येक संस्कृति के कुछ महत्वपूर्ण बड़े खंड, सेगमेंट होते हैं। इन खंडों में भी छोटे छोटे उपखंड होते हैं। जैसे मैंने आपको क्या कहा था, ये बड़ा खंड, इनमें छोटे छोटे खंड, इनमें और छोटे छोटे खंड, फिर और डॉट्स, है ना। तो ये खंड एक विशिष्ट ढंग या स्टाइल से परस्पर संयुक्त होकर मिलकर एक बड़े खंड को एक विशिष्ट रूप या डिज़ाइन प्रदान करते हैं और इन बड़े खंड के ये विशिष्ट रूप या डिज़ाइन परस्पर संपूर्ण संस्कृति का निर्धारित करते हैं। संस्कृति की इसी संबद्ध स्थिति या स्वरूपण
कहते हैं, कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। बेनेडिक्ट के अनुसार संस्कृति के महत्वपूर्ण और बड़े बड़े खंडों, जो कि अनेक खंडों से संबद्ध है, सांस्कृतिक प्रतिमान कहते हैं, और इन विभिन्न प्रतिमानों के मिलने से एक विशाल प्रतिमान बन जाता है जो संपूर्ण संस्कृति होती है। और इसी प्रकार अनेक प्रतिमानों से संपूर्ण संस्कृति का निर्माण होता है। तो एक तरह का कॉन्फ़िगरेशन पाया जाता है, और इस कॉन्फ़िगरेशन को उन्होंने, रूथ बेनेडिक्ट ने कहा, संस्कृति में संगठन या इंटीग्रेशन प्रत्येक संस्कृति की अंतर्निहित अंदरूनी टेंडेंसी या झुकाव के कारण होती है। अपने इस झुकाव को संस्कृति की आत्मा जेनेसिस कहकर उन्होंने पुकारा है, और संस्कृति को संबद्ध स्थिति कॉन्फ़िगरेशन संस्कृति की आत्मा बनती है। मिसेस बेनेडिक्ट जो हैं वो ये कहती हैं कि संस्कृति की आत्मा दो प्रकार की होती है, अपोलियन और दूसरा डायनोशियन। अपोलो शब्द से बना है अपोलोशियन। अपोलो ग्रीसवासी के कृपालु तथा सुखदायक सूर्य देवता का नाम है, और अपोलोनियन संस्कृति में श्रीमती बेनेडिक्ट का अभिप्राय ऐसी संस्कृति से है जो शांत गुण प्रदान हो सके, जिसके कारण संस्कृति के विभिन्न भागों में एक प्रकार का संगठन बना रहता है। जस्ट इसके विपरीत डायोनिसियस से बनता है, और डायोनिसिस ग्रीस वासी के कष्टदायक मदमस्त देवता का नाम है। इस प्रकार डायनेशियन आत्मा वाली संस्कृति की संगठन भोग विलास अहिंसा के आधार पर होती है, और ये भी जो है दो प्रकार की आत्माओं के आधार पर विभिन्न संस्कृति के अंग और पक्षों को पाए जाने वाले इंटीग्रेशन को उन्होंने समझाया है। तो हम यहाँ बात जो है फंक्शनल अप्रोच की कर रहे थे, और फंक्शनल अप्रोच में जो है मैंने आपको दो प्रकार की विचारधाराओं के बारे में बताया। पहला मेलिनोवस्की, और दूसरा जो है वह A.R. रेडक्लिफ ब्राउन। और A.R. रेडक्लिफ ब्राउन ने जो है इसको इंटीग्रेशन के माध्यम से, सावयवी संगठन के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। और कॉन्फ़िगरेशन अप्रोच जो है वो रैल्फ लिंटन द्वारा दी गई है। चूँकि ये कॉन्फ़िगरेशन, आप जैसे मैंने आपको बताया, एक तरह का डिज़ाइन या समरूपण जो है उन्होंने, रूथ बेनेडिक्ट ने समझाने का प्रयास किया, जो कि डायनेशियन और अपोलोनियन के बारे में इन्होंने दो अलग अलग एग्जाम्पल दे के समझाया इसको। कल हम बात जो है हमारे कल्चर, संस्कृति और पर्सनैलिटी की बात करेंगे, संस्कृति और व्यक्तित्व की बात करेंगे, किस प्रकार जो है। हालांकि हमारे सिलेबस में के बारे में पूछा गया है फंक्शनल अप्रोच, जो कि मैंने आपको अभी थोड़ी डिफ्यूजन और इवोल्यूशन प्रोसेस ऑफ कल्चर के बारे में, ये तीन अप्रोचेस के बारे में बताया गया है, और तीनों अप्रोचेस को हमने अपने पूर्व के लेक्चर्स में समझाने का प्रयास किया। थैंक यू।